So let's start another lecture for amalgamation. आज अपन illustration करेगा, ठीक है? We'll try to cover up the entire study material ICI का. तो basically अभी तक amalgamation का crux क्या है? Whenever there is an amalgamation, we need to find out it is in the nature of merger or in the nature of purchase. Once you find out that, आपको एक प्रोसेस पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग करना कैसे. देन यू गो टू द रिक्वायरमेंट पार्ट. कैसा भी क्वेश्चन आओ, आपको परचेज कंसिडरेशन तो निकालना ही होगा, ठीक है? परचेज कंसिडरेशन क्या है? जो अपन शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हैं, दैट इज माय परचेज कंसिडरेशन. डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स को जो पे कर रहा है वो सब परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है. दैट इज डन आफ्टर द अमालगमेशन इज डन. ट्रांसफर ही कंपनी करता है वो सब. डिबेंचर को पे करना, क्रेडिटर को पे करना, म्यूचुअल ओइंग्स कैंसिल करना. अब इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया था. अब कंडीशंस है 5 कंडीशंस. उसमें ज्यादा फोकस रखना चाहिए इक्विटी के ऊपर. इक्विटी शेयर होल्डर को आप इक्विटी इशू कर रहे हो, फॉर फ्रैक्शन कैश दे रहे हो, देन इट विल माइट बी अ केस ऑफ मर्जर, ठीक है? तब चांसेस बनता है मर्जर का केस. लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा कि इक्विटी शेयर होल्डर को अपन क्या कर रहा है, इक्विटी, नॉर्मल इक्विटी नहीं दे रहा है. कभी कभी मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 5, एक इक्विटी के बदले हम लोग 6 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, ऐसा कंडीशन हो रहा है. या फिर अलग से हम लोग कैश भी पे कर रहे हैं. दीज आर ऑल कैटेगरी ऑफ परचेज. हाँ, लेकिन क्वेश्चन चीख चीख के खुद बोल दे कि आपको अकाउंटिंग करना है इन द नेचर ऑफ मर्जर, फिर दिमाग बंद कर दे, ठीक है? चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो. मर्जर के अंदर क्या सब चीज प्लस होता है. बस बाद में एक ही चीज है, जब आप लोग रीड्राफ्ट करते हो, जब रीड्राफ्ट बैलेंस शीट करते हो, तो आपको चेक करना है जो इश्यूड कैपिटल है वो ऑलरेडी पुराना कंपनी का एग्जिस्टिंग इश्यूड से ज्यादा है क्या. इफ वो ज्यादा है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट बोल के आपका जनरल रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व. स्टैट्यूटरी रिजर्व क्वेश्चन बोलेगा कैरी फॉरवर्ड करना है, तो उसको भी अपन लेके आएगा बाय ओपनिंग एन अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, ठीक है? उसको एक सेपरेट लाइन आइटम दिखाएगा in reserves and surplus as a negative figure. But in the nature of purchase है, तो हम लोग को परचेज कंसिडरेशन तो चाहिए. सेकंड चीज चाहिए कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व, कि इस बिजनेस को एक्वायर करने से आपका फायदा हुआ या फिर एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है. इफ देयर इज अ प्रॉफिट देन इट इज कैपिटल रिजर्व. इफ यू हैव पेड एक्स्ट्रा, दैट मींस यू हैव पेड फॉर द गुडविल ऑफ दैट बिजनेस. अब ये कैसे निकालेगा? या तो इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेगा, ठीक है? जब भी आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है, दिमाग में रखना दैट हम लोग बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसीडर नहीं करता. वी कंसीडर मार्केट वैल्यू, दैट इज एग्रीड वैल्यू. क्लियर है? हमेशा गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एग्रीड वैल्यू लेगा, यानी मार्केट वैल्यू लेगा, ठीक है? इफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स दिया हुआ है तो वो कंसीडर करेगा. गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाल दिया. अब देखो क्वेश्चन किस कैटेगरी आ सकता है. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 20 मार्क का क्वेश्चन है, तो वो बोलेगा पहले तो पुराना कंपनी के बुक्स का लेजर अकाउंट बताओ, मतलब उसको पूरा बंद करो. देन नया कंपनी ने जो जो एक्वायर किया उसके बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री करो. आफ्टर दैट यू ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी. इतना रहेगा एक पूरा पार्ट. छोटे क्वेश्चंस में आपको परचेज कंसिडरेशन या फिर पुराना कंपनी को सिर्फ क्लोज करके दिखाओ, या फिर ओनली ट्रांसफरी कंपनी का जर्नल एंट्रीज बना के दिखाओ, गुडविल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करके, उतना ही पार्ट रहेगा. क्लियर है? अभी तक यही है, तो दिमाग में ये रखना है अमालगमेशन का क्वेश्चन है, मेरा फोकस होना चाहिए परचेज कंसिडरेशन. देन आइडेंटिफाई इन द नेचर ऑफ मर्जर है या परचेज है. पहला है परचेज कंसिडरेशन निकाल लो. देन आइडेंटिफाई इज इट इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज. इफ इट इज द केस ऑफ परचेज तो मुझे गुडविल कैपिटल रिजर्व पहले निकालना है. गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाला, फिर जैसा क्वेश्चन बोलेगा स्मूथली चलते जाओ. हाँ, समटाइम्स क्या होगा आपको एग्जाम में बिफोर अमालगमेशन कुछ और एक्टिविटी करने बोलेगा कंपनी में. बोलेगा बोनस शेयर्स इश्यू कर दो, या फिर उसकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, मतलब कंपनी पहले इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, इंटरनली लॉ बोलेगा कि कुछ काम ठीक करो और उसके बाद अमालगमेट हो, ठीक है? जैसे कि आपके पास में 2 घर है, घर ए घर बी. पहले बोलेगा इंटरनली घर को थोड़ा सा ठीक कर लो, पेंटिंग वेंटिंग करवा लो, फिर बीच का दीवार तोड़ के दोनों को मर्ज करो, राइट? तो वो जैसा क्वेश्चन बोलेगा आपको वैसे बस नॉर्मल बेसिक अकाउंटिंग करना है, एंड अमालगमेशन का एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है उसी को फॉलो करना, ठीक है? मेंटेन करना पड़ेगा आपको स्पीड, बस ये ध्यान रखना. छोटा छोटा सिली मिस्टेक्स होने का बहुत सा चांसेस रहता है. जब आप बैलेंस शीट ड्राफ्ट करते हो ना, तो उसका जो नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ शेयर कैपिटल है उसमें सबसे ज्यादा गलत होने का चांसेस है. देन नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस. बस ये 2 जगह सबसे बड़ा मिस्टेक होता है. एक तुम्हारा शेयर कैपिटल का नोट्स, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है जो इश्यूड कैपिटल है ना, वहां पे गड़बड़ी करके आ जाता है, ठीक है? वो फोकस करना. और रिजर्व्स एंड सरप्लस में एसपीआर वाला पार्ट, कैपिटल रिजर्व वाला पार्ट,
कैपिटल और गुडविल दोनों एक साथ नहीं आएगा, तो वो सेट ऑफ होके आएगा, ठीक है। अब उसके बाद गुडविल ज्यादा वैल्यू देन इंटेंजिबल एसेट्स अंडर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चला जाएगा। ये कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी, क्लियर है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, दोनों का बैलेंस शीट दिया हुआ है, वेल एंड गुड। बी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी है, बी लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी है। मांगा किसका बुक से, पहले वो प्रोसेस कर लेता है रिक्वायरमेंट पार्ट। ऑलवेज बड़ा क्वेश्चन में सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट पार्ट देखा करो, क्योंकि एक बार रिक्वायरमेंट पार्ट समझ में आ गया ना, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे को क्वेश्चन के पॉइंट्स को किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, कि मुझे किस कंपनी की अकाउंटिंग को दिमाग में रखना है। यहाँ क्या मांगा है, पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड कौन था, ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी क्या क्या करता है, एंट्रीज, तो दिमाग में आना चाहिए ट्रांसफरी कंपनी पहले धंधा खरीदता है, तो बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर, देन वो सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लेके आता है एंड कंपेयर करता है परचेज कंसिडरेशन के साथ कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट जो जो लायबिलिटीज लेके आया है, इसका यदि कोई पे कर रहा है तो उसका अकाउंटिंग एंट्री करेगा वो। उन लायबिलिटीज में से किसी को अभी इमीडिएटली पे कर रहा है या कन्वर्ट कर रहा है तो उसका अकाउंटिंग एंट्री करेगा, क्लियर है। सेकेंडली कोई लिक्विडेशन का एक्सपेंस यदि वो ट्रांसफरी कंपनी बियर कर रहा है तो उसका अकाउंटिंग एंट्री करेगा, ठीक है। एंड कुछ नया अपना ही कंपनी में कुछ नया कर रहा है तो उसका अकाउंटिंग एंट्री उतना ही अकाउंटिंग एंट्री करता है। हाँ, लिक्विडेटर को पे करना, ठीक है, लिक्विडेटर को जो शेयर्स वगैरह इश्यू करा वो सब एंट्री, उतना ही एंट्री ट्रांसफरी कंपनी करेगा। लेकिन इतना करने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो परचेज कंसिडरेशन, दूसरा गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ठीक है। गुडविल कैपिटल रिजर्व तो जर्नल एंट्री बनाने बोला तो वहां से भी निकल जाएगा, लेकिन परचेज कंसिडरेशन चाहिएगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोला, मुझे दिमाग में रखना है ट्रांसफरी कंपनी, तो उनका बुक वैल्यू से मतलब नहीं है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो बुक वैल्यू पे लेके आएगा। अब डिसाइड तो कर लो भाई बेचारा इन द नेचर ऑफ मर्जर है या परचेज है ये क्वेश्चन, बिकॉज इन द नेचर ऑफ मर्जर हुआ, मर्जर में क्या होता है, मालिक प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस सब आ जाएंगे उठ के, प्लस हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ परचेज मालिक और रिजर्व्स एंड सरप्लस को नहीं खरीदते हम बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एक्वायर करते अदर देन शेयर होल्डर फंड, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोला, बी लिमिटेड हैज एग्रीड द फॉलोइंग स्कीम ऑफ मर्जर वाज अप्रूव्ड, बैंक एग्रीड टू वेव ऑफ द लोन ऑफ 60,000 ऑफ बी लिमिटेड। यानी बी लिमिटेड कौन है, ट्रांसफरी कंपनी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है उसके बुक्स में एक 60,000 का बैंक लोन था और बैंक वो माफ करने के लिए रेडी है। वेरी गुड, इट्स अ प्रॉफिट फॉर द बी लिमिटेड। इज दिस अ रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। ऐसा हर दिन थोड़ी होता है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, डायरेक्ट किसी किसी के दिमाग में आएगा कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, कर सकते हो, बाद में सेट ऑफ हो जाएगा। बट आप क्या करना, ऐसा चीज नॉर्मली ऐसा चीज जिसने लिक्विडेशन पढ़ रखा है या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ रखा है, तो ये होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व नहीं मानता है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, कोई कंपनी है जिसमें एक बैंक लोन है और वो बैंक लोन वेव ऑफ हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, यानी उस कंपनी का हालत खराब है। तो एक बार बी लिमिटेड का बैलेंस शीट देखो, क्या उसका रिजर्व एंड सरप्लस नाजुक है क्या? यस, उसका रिजर्व एंड सरप्लस सच में नाजुक है, नेगेटिव में आ रहा है, लॉस में, यानी कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव है, मतलब कंपनी लॉस में, पैसा नहीं है, इसलिए तो वो अपने क्रेडिटर्स को क्या बोल रहे हैं, प्लीज या तो पैसा माफ कर दो या थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम दे दो ताकि मैं कंपनी में पैसा कमाऊं और आपका पैसा चुका दूं, ठीक है। तो भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है, इसीलिए पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है कि बैंक एग्रीड टू वेव ऑफ द लोन ऑफ 60,000 ऑफ बी लिमिटेड। तो पहले हाँ ए को इसलिए एक्वायर करा ताकि वो बिजनेस को थोड़ा सा अच्छे से, ए माइट भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी होगा, उसके साथ मिलके उसको खरीदने से उसका क्या है कि कंपनी खुद का रिवाइव हो जाए शायद। जैसे कभी कभी आपका बिजनेस एक लोकेशन में लॉस में चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि मैं कहीं और दूसरा लोकेशन या फिर पास वाली बड़ी दुकान ले लूं, छोटी सी दुकान है, यदि मैं बड़ा बिजनेस करूं, बड़ी दुकान ले लूं, तो मैं अपने आप इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लूंगा उस कंडीशन से,
ठीक है। और ये क्या हो रहा है, अमालगमेशन से पहले का काम हो रहा है। बैंक जो एग्री टू गिव अप द लोन है, ये उससे पहले का काम है, यानी उसने पहले इंटरनली कंपनी को ठीक किया, पहले इंटरनली जो सुंदरता करना था वो किया, उसके बाद अमालगमेशन के लिए जा रहा है, एक्विजिशन के लिए जा रहा है। ठीक है, पहले अपनी गरीबी दिखाई, एकदम फटे पुराने कपड़े थे उसके पास, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में, उससे उसने सबसे पैसा माफ करवा दिया, लोन वगैरह उन्होंने बोला प्लीज माफ कर दो, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, हमको मौका दो कंपनी में काम करने का। तो बैंक ने बोला जा तेरा लोन माफ किया 60,000 का, तू काम कर। ऐसे करते करते उसने इंटरनली थोड़ा कंपनी को ठीक किया, सारे लॉसेस राइट ऑफ कर दिए, फिर जाके वो एमालगमेशन करने जाएगा। क्योंकि आप किसी को एक्वायर करने जाओगे तो आपके पास पैसा होना पड़ेगा ना, आप लॉस में हो तो एक्विजिशन जाओगे ही नहीं, आपके पास आपको लोन देगा कौन। इसलिए पहले उसने क्या किया, इंटरनली कंपनी को ठीक किया। ठीक है, कैसे ठीक किया, बी का एक लोन उड़ा देंगे हम लोग, कितना था लोन फ्रॉम बैंक 4,50,000 था, उसमें से 60,000 माफ हो जाएगा उसका, तो लोन माफ हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगा, यस, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड जर्नल परचेज कंसिडरेशन बाद में वर्किंग नोट में निकालेंगे, पहले क्वेश्चन ने स्टेप बोला कि आप इंटरनली ठीक करो, उसके बाद अमालगमेशन का काम आएगा। पहले अंदर से सब कुछ ठीक कर लो जितना तुम कर सकते हो, उसके बाद जाना मर्जर के लिए या फिर अमालगमेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक करोगे तो लोन वेव ऑफ हो रहा है, तो बैंक लोन 60,000 का टू, इसको अपन एक नए अकाउंट में डालेंगे, डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में नहीं डालेंगे, कैपिटल प्रॉफिट नहीं मानेंगे। क्यों ऐसा कर क्यों रहे, ताकि बिजनेस में कैपिटल प्रॉफिट्स आए, एंड कैपिटल प्रॉफिट्स आर यूज्ड टू सेट ऑफ कैपिटल लॉसेस। तो मेरा जो रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव आ रहा है, ताकि मैं उसको उड़ा सकूं, उसके लिए कंपनी में पैसा अरेंज किया जा रहा है। तो ये पैसा जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, या फिर यू कैन से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, 60,000 being बैंक लोन waived off। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बी लिमिटेड विल रिड्यूस इट्स शेयर्स और ₹2.10 पर शेयर, फिर एंड है, ये बात का बात है। क्या बोल रहा है, बी लिमिटेड का शेयर प्राइस है कितना, 100 रुपए का, अब उसको वो 10 रुपए कर देगा, यानी पुराना वाला शेयर कैपिटल खत्म। इसी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कंपनी को अंदर से ठीक कर रहा है वो। पुराना जो 100 रुपए का शेयर था, टोटल शेयर्स कितने थे, 10,000 शेयर्स थे। अब बोलते हैं 10,000 शेयर्स थे, वो थे 100 रुपए के, अब हम उसको बना देंगे 10,000 शेयर्स 10 रुपए का। मतलब उन लोगों को, मालिक को बोला कि तुम लोग ये मत मानो कि तुमने कंपनी को 100 रुपए दिया है, कल से तुमको ये मानना है तुमने कंपनी को सिर्फ 10 रुपए ही दिया है, 90 रुपए इंटरनली उड़ा दिया, मालिक लोग का खा गए। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो पुराना वाला कैपिटल उड़ाना पड़ेगा पहले, तो पुराना वाला कैपिटल बंद करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख। ठीक है, कितना था, 10,000 इंटू 100। अब इनके शेयर्स को कितना रुपए का बना दिया हमने, क्या चीज, 10 लाख, 10 लाख 1 लाख 9 लाख, 10 लाख 1 लाख 9 लाख, हाँ। तो 10 लाख रुपए का था, हमने उसको कितना रुपए का बना दिया, यानी 1 लाख रुपए का। तो 9 लाख रुपए उन्होंने वेव ऑफ किया अपना, जो पैसा कंपनी को दे रखा था, बोला कंपनी का हालत खराब है, रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव में, चलो जाओ। हाँ, इसका प्रोसेस होता है, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं होता है, एसआर वैसआर पास करना पड़ता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है, अप्रूवल चाहिए होता है, उसके बाद ही ऐसा होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हुआ 2। ये भी फायदा है कंपनी के लिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी बात है, कंपनी की लायबिलिटी कम हो रही है। 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 9 लाख, being capital
reduce to ₹10 each। पहले तो ये करने बोला, उसके बाद क्या करने बोला, कंसोलिडेटेड 10 such shares into 1 share। अब बोलता है पहले तो 100 रुपए को 10 रुपए बना दो, अब बोलता है जिसके पास 10 शेयर है उसको 1 शेयर मानो, यानी टोटल कंपनी में 10,000 शेयर्स है 10-10 रुपए के, यस उसको 1000 शेयर्स बना दो। अब यहाँ पे कोई रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं हो रहा, नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस किया जा रहा है, कैपिटल उतना ही रहेगा, हाँ फिर प्राइस बढ़ाएंगे अपन, फेस वैल्यू बढ़ा रहे, अब सिर्फ फेस वैल्यू बढ़ा रहे। तो मेरे जो अभी जो मैंने 10 रुपए का शेयर कैपिटल बनाया था वो बंद करना पड़ेगा, 10,000 थे 10 रुपए के 1 लाख, अब इसको फेस वैल्यू कितना बना देना है 100, तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे बट कैपिटल उतना ही रहेगा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 100 into 100, 1000 into 100, हर 10 शेयर्स को 1 शेयर बना दिया 100 रुपए का, यानी जिसके पास 10-10 रुपए के 10 शेयर्स है आज से उसको बोला जाएगा कि तुम्हारे पास एक ही शेयर है एंड दैट शेयर्स फेस वैल्यू इज 100 रुपीज। इससे आपका नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए, जब नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे तो मार्केट में मैनिपुलेशन कम होगा। आप हर एक इन्वेस्टर के पास एक अपना लिमिट होता है, एक टारगेट होता है कि मेरे को इतने नंबर ऑफ शेयर्स रखना है, ठीक है। तो जिसके पास में 10 शेयर्स था तो वो क्या सोचता है, नहीं यार 10 शेयर्स नहीं रखना है, 5 शेयर बेच देता है, 5 रखेगा। अब तुम्हारे पास शेयर ही एक है तो मार्केट में फ्लो ऑफ शेयर्स कम हो गया तो कंपनी में फ्लक्चुएशन कम होगा। कंपनी चाहती नहीं है कि मेरे नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा ट्रेड हो, कम होने चाहिए, लिमिटेड हो, अच्छे लोगों के पास हो, क्लियर है। तो इसीलिए ये सब होता है। एंड बाकी जिसने अभी तक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया है वो करने के बाद इसका अच्छा क्लैरिटी आएगा कि ऐसा क्यों करता है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ बोलता है इसको, स्प्लिट रिवर्स स्प्लिट बोल के एक कंसेप्ट आता है। पहले हमने क्या किया, 100 को 10, 10 को वापस 100, स्प्लिट रिवर्स स्प्लिट। हाँ ईपीएस में भी था ये, ईपीएस AS20 ईपीएस में भी कुछ ऐसा था, हाँ वहां पे भी एक बार। और प्लस आपने डिबेंचर प्रेफरेंशियल्स वाले चैप्टर में भी आपका एक बार आ जाता है, डिबेंचर्स वाले चैप्टर में भी मिल जाएगा एक क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। हाँ प्रेफरेंशियल्स में एक बड़ा क्वेश्चन। 2 being share capital being, यहां तक करो, अब मजा आ रहा है ना, क्योंकि समझ में आ रहा है, पहले समझ में नहीं आता। ₹10 equity shares consolidated to ₹100 each, ever being 10 equity shares of ₹10 each consolidated to ₹100 each। ये तो बेसिक जो क्वेश्चन बोल रहा था कि बी लिमिटेड में ये काम करना आपने कर दिया, ठीक है। पहला 2 पॉइंट तो बस वही बोल रहा था, एमाल्गमेशन का वो तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक। पॉइंट नंबर सी में क्या बोला, अब ये एमाल्गमेशन का है, ठीक है। एक चीज देखो यहाँ पे, हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में मतलब कितना पैसा जमा हो गया टोटल, ये सब करके इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करके हमने 9,60,000 जमा कर ली। अब ये 9,60,000 को तो यूज करना है लॉस को सेट ऑफ करने के लिए, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम करते ही क्यों है, ताकि इंटरनली कंपनी थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, लायबिलिटीज कम करते हैं ताकि हमारे लॉसेस को हम लोग राइट ऑफ कर दें और हमारी बैलेंस शीट अच्छी दिखने लगे। तो 9,60,000 टोटल जमा किया था, ठीक है। हमारे पास लॉसेस थे कितने, रिजर्व्स एंड सरप्लस पीएनएल का 8 लाख, वो पूरा सेट ऑफ कर सकते हैं ना, बिकॉज वी हैव कैपिटल प्रॉफिट, वी कैन सेट ऑफ अवर लॉसेस
तो टू P&L अकाउंट 8 लाख, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, नाउ यू कैन ट्रांसफर इट टू द कैपिटल रिजर्व। डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते ना तो प्रॉब्लम हो जाती। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1 लाख, और नहीं था, बस एक ही था रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ, और होता तो और भी, जैसे कि जिसने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रखा है, और क्या क्या होता है, एसेट को रिमूव करता है। कौन सा एसेट मार खाएगा? क्वेश्चंस याद करो तभी याद आ जाएगा। क्या क्या राइट ऑफ करते थे? हाँ, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स बोलो ना। गुडविल, पेटेंट्स, ये सब राइट ऑफ नहीं करते थे क्या? नहीं, वो तो लोन है, वो तो कंपनी का नॉर्मल लोन है। लॉसेस को राइट ऑफ करते। इससे पैसा नहीं, इससे पैसा कहाँ आया हमारे पास? ये तो माफी है, पैसा तो नहीं आया ना कि हम लोग पे कर देंगे। वो थोड़ी ना बोलेंगे कि हमारा तुम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कर दो। हमने तो क्या किया, हमारी कुछ लाइबिलिटीज को थोड़ा सा कम करके लाइबिलिटी साइड में कुछ चीज को उड़ा दिया। मालिक का पैसा कम करके शेयर कैपिटल कम किया, उससे थोड़ा सा कैपिटल जनरेट किया हमने, प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को यूज किया हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस राइट ऑफ करने के लिए। Being losses written off and excess transfer to capital reserve. एंड वैसे भी आई फील इस अटेम्प्ट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आना चाहिए, नहीं आया तो 99.9% मई 23 में आएगा। इस अटेम्प्ट में नहीं आया तो, बट आई हैव अ गट फीलिंग कि इसी अटेम्प्ट में आके तुम लोग का सपना टूट जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एंड इजी भी है, स्कोरेबल है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये तो 10 मार्क का अमालगमेशन, आई हैव अ गट फीलिंग 10 मार्क आएगा। हाँ, कंसोलिडेशन प्रॉपर्टी आएगा। कंसोलिडेशन और पार्टनरशिप तो बड़ा ही जाएगा, उसमें भी वही है पार्टनरशिप। हाँ, वो वहां पे आपने पार्टनरशिप पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ कहां तक, रिटायरमेंट डेथ तक, डिसोल्यूशन पार्ट नहीं पढ़ा था। ये डिसोल्यूशन पार्ट कम्स ओवर हियर, जहाँ पे आप डिसॉल्व करते हो दो तीन तरीके, एक नॉर्मल डिसॉल्व और एक अमालगमेशन के नेचर में। पार्टनरशिप फर्म को कोई कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, या पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनरशिप फर्म मर्ज हो गया, तो पुराना तो खत्म करना पड़ेगा, तो दैट इज डिसोल्यूशन। वो है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन आपके इंटर लेवल। अब अपने को क्या निकालना है, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। क्या बोला, शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड विल बी गिवन 1 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर्स हेल्ड इन ए लिमिटेड। ओ माय गॉड, ए लिमिटेड के एक शेयर के बदले में एक शेयर दे देगा, ठीक है, दे देंगे। कितने शेयर्स हैं? ए लिमिटेड के कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर्स है। 20,000 शेयर्स है। ये लाइट बंद करो ना, फटाक से लाइट बंद कर दो। तो परचेज कंसिडरेशन कितना होगा, एक शेयर्स के बदले में एक शेयर इशू करेगा बी लिमिटेड अपना, तो टोटल 20,000 शेयर्स था ए लिमिटेड का, उसके बदले में क्या कर देगा, अपना एक एक शेयर देगा, और बी लिमिटेड के शेयर्स का वैल्यू कितना, एक शेयर का 100। लास्ट एंट्री जो आपने किया था, क्या किया था, 10 रुपए के शेयर्स को 100 रुपए बनाया था ना, तो शेयर्स का वैल्यू कितना है, 100 रुपए।
तो व्हाट इज द परचेज कंसिडरेशन? 20 lakhs। ये तो ठीक है, अच्छी बात है, 20 lakhs है, बट इसमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? इसका फायदा है, इसका नुकसान। बी लिमिटेड ने खरीदा है ए लिमिटेड को, ठीक है। इज दिस इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज? इक्विटी के बदले में सिर्फ इक्विटी ही दे रहा है, राइट? कैसे अलग है? जितने का इक्विटी शेयर था उतना इक्विटी शेयर दे दिया, 20 लाख का इक्विटी शेयर था, उनको 20 लाख का इक्विटी शेयर दे दिया। पॉइंट्स क्या बोलता है? 90% से ज्यादा इक्विटी बन जाना चाहिए। प्लस क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या कि वो ये एसेट लेके जा रहा है, ये नहीं लेके जा रहा है, ये लाइबिलिटीज लेके जा रहा है, ये नहीं, वो भी नहीं बोला। 90% से ज्यादा बन चुका। इक्विटी को हमने इक्विटी में ही पे किया, कैश में पे ही नहीं किया, सारे कंडीशंस फॉलो रहे। सो इट इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। पहले परचेज कंसिडरेशन निकालना होता है, देन आइडेंटिफाई करना होता है इन द नेचर ऑफ मर्जर है या परचेज है। बिकॉज इफ इन द नेचर ऑफ परचेज होता तो मुझे गुडविल कैपिटल रिजर्व के पीछे भी भागना पड़ता, उसके लिए फिर नेट एसेट्स निकालना पड़ता। क्लियर है? तो यहाँ पे इट इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो निकालो, क्या करना है? सब कुछ ले लेगा इसके बुक्स में। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, business purchase account debit to liquidator of A Limited 20 lakhs। नरेशन लिखना, क्या लिखेंगे नरेशन यहाँ पे? being business purchased। नेक्स्ट जो सामान लेके आ रहे हैं वो सारा डेबिट और क्रेडिट क्या क्या लेके आ रहे हैं ए लिमिटेड का? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये सभी लेके आ रहे हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कितना? बुक वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट, क्या चीज? एवरीथिंग विल बी कैरीड एट बुक वैल्यू ओनली। Accounting policies, except in case of providing uniformity in accounting policies. Perfect. Investment कितने का? विशाल दी एक्सपर्ट। आ जाइए, कब है? अरे मुझे चाहिएगा तब हम क्या करेगा? एक कार्ड से कितना कर सकते हैं? एक कार्ड से अनलिमिटेड, डेबिट कार्ड से अनलिमिटेड। कैश एट बैंक में कितना? ऑफलाइन, कॉस्ट टू कॉस्ट। टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट, लोन फ्रॉम बैंक कितना? और क्या क्या है? 10% डिवेंचर 5 लाख। फिर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व था ना 10 लाख टू
बिजनेस परचेज अकाउंट, to business purchase 20 lakhs अब क्या करना है, लिक्विडेटर को पे करना है। लिक्विडेटर वो तो कर ही दे, वो तो बी लिमिटेड का माफ हुआ था, ए का काम माफ हुआ। हम तो ए लिमिटेड की एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेके आ रहे हैं। लिक्विडेटर ऑफ डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, being equity shares issued against purchase consideration और कुछ करना है क्या क्वेश्चन में? म्यूचुअल ओइंग्स को कैंसलेशन करना है। ट्रेड पेबल्स ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड्स 1 लाख पेबल टू ए लिमिटेड। ए लिमिटेड को ही देना था, बी लिमिटेड के बुक्स में ए लिमिटेड एक क्रेडिटर था, बंद कर दो। ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड receivables account being mutual owings cancelled अब सिंपली बैलेंस शीट बनाना है। बस बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में एक चीज दिमाग में रखना, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आप लिक्विडेटर को इश्यू करते हो वो कंसीडरेशन अदर देन कैश होता है। तो आपको नीचे ब्रैकेट में नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना होगा जितना भी टोटल इश्यूड कैपिटल है। यानी यहाँ पे देखो बी लिमिटेड के ऑलरेडी कितने शेयर्स इश्यूड है, बी लिमिटेड के ऑलरेडी कितने शेयर्स इश्यूड है, 1000 आया था ना लास्ट में, 1000 शेयर्स तो उसने पहले से इश्यू कर रखा है। अभी और कितने किया उसने, 20,000 तो टोटल इश्यूड शेयर्स कितने हो गए, क्या बोल रहे हो, 21,000 शेयर्स, 21,000 शेयर्स टोटल इश्यूड कैपिटल हो गया। तो आप क्या दिखाओगे इश्यूड एंड पेड अप के अंदर में 21,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब नीचे ब्रैकेट में दिखाओगे आउट ऑफ द अबव 20,000 shares have been issued for consideration other than cash, ये वाला पार्ट, ठीक है। हाँ, टू लिक्विडेटर बोल के भी दिखा सकते हो, issued for consideration other than cash to liquidator of A limited। क्यों दिखाना ही था, जब भी कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा। बैलेंस शीट तो शेड्यूल 3 का आपने बनाया, तो नोट्स टू अकाउंट्स में हमेशा दिखाना होता है जो भी कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है। हाँ, बाकी सब में कुछ नहीं था, वो प्लस प्लस करना है। यहाँ गुडविल कैपिटल रिजर्व है नहीं, और मर्जर इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, ध्यान में रखना जो इश्यूड कैपिटल है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इश्यूड था उससे ज्यादा तो नहीं है, 20 लाख था और उतना ही अपन इश्यू करे तो ज्यादा नहीं है, तो जनरल रिजर्व से कुछ एडजस्ट करने का भी जरूरत नहीं है। स्टैट्यूटरी रिजर्व बोल के कुछ है ही नहीं, तो वो भी नहीं आएगा, कहानी खत्म, बस प्लस प्लस करते जाना। बाकी बस जो फोकस रखना है आपको ये वाला पार्ट, देखो जो मैं बोल रहा था आपको, ये पार्ट, यस, बिकॉज ये प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ होता है, ये जो फॉर्मेट है ये प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ होता है। एक बार मैं आप लोग को नोट्स टू अकाउंट्स दिखा देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, उसमें भी मिल जाएगा, वरना और अच्छे से दिखना है।
उसको पार करके आ चुके हैं। क्या शांति है, क्या शांति। मेन शांति है ना, हम मस्ती करते हैं ना। किया था भाई जान की बात। हम चलो कर दे इस बात ये लेकिन तो कौन इंटरेस्टिंग है। हाँ तो अभी क्लियर इस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो नोट्स टू अकाउंट, जहां पे ऑथराइज्ड होता था, इशूड होता था, इशूड का सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एक कैटेगरी। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के नीचे में आप दिखाते हो ये पूरा लॉ का प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो आपको कंसिडरेशन अदर देन कैश का दिखाना ही पड़ेगा। फाउंडेशन में भी आपने इसका प्रेजेंटेशन सीखा था, इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर के अंदर में प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल बोल के होता था, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, तो इस तरीके से आप शो कर देते, तो ये कंसिडरेशन अदर देन कैश आपको दिखाना ही होगा। क्लियर है? तो फटाफट इसका बैलेंस शीट ड्राफ्ट करो, देन वी विल मूव टुवर्ड्स इलस्ट्रेशन नंबर 10। सो इलस्ट्रेशन नंबर 10 9 हो गया अपना। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या बोल रहा है? फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड। दोनों का बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। उनका डिटेल्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स का ब्रेकअप दिया हुआ है और ट्रेड पेबल्स का दिया हुआ है। Property, plant and equipment of both the companies are to be revalued at 15% above book value. Revalue करना है। Both the companies are to pay 10% equity dividend, but preference dividend having been already paid. क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रीवैल्यू करना है आपको सबसे पहले, एंड इक्विटी होल्डर को डिविडेंड्स पे करना है। ओके, आफ्टर द अबव ट्रांजैक्शन, मतलब ये करने के बाद क्या कर रहा है? P Limited will absorb Q Limited on the following terms. Terms आ गया, terms. मैंने बोला ना अलग अलग टर्म्स है लॉ के अंदर। एब्जॉर्प्शन मतलब खरीदना, ठीक है। हाँ, मतलब इट इज डील्ड एज पर द अमालगमेशन AS14। अकाउंटिंग वैसे होता है, अलग अलग टर्म्स है, नाम है, जैसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एब्जॉर्प्शन, अमालगमेशन, ठीक है, ये अलग अलग नाम है। लॉ में अलग अलग नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ एक्विजिशन के लिए अलग अलग नेम्स दिया हुआ है, बट अपने को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू AS14 समझना है। अमालगमेशन, ये भी एक अमालगमेशन ही है, किसी को खरीदना, अपने साथ मिलाना या फिर कंपटीशन को एलिमिनेट करना, ये भी एक तरह का अमालगमेशन है, बट लॉ में इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। तो पी लिमिटेड ने क्या किया? क्यू लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 8 equity shares of ₹10 each will be issued by P Limited at par against 6 shares of Q Limited. 6 के बदले में 8 शेयर्स देगा वो। 10 preference shareholders of Q Limited will be paid at 10% discount by issue of 10 preference shares of ₹100 each at par in P Limited. P Limited कौन है मेरा? ट्रांसफर री, और Q Limited कौन है? ट्रांसफरर। क्लियर है? तो मुझे बुक्स किसका बनाना है? ट्रांसफरी कंपनी। अब ट्रांसफरी कंपनी का बुक्स बनाना है, एक तो ये सारा काम करना है, ठीक है। ये काम करने के बाद में वो क्या कर रहे हैं? परचेज कंसिडरेशन। दूसरा क्या, दिस एब्जॉर्प्शन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज? इट इज इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। लास्ट पॉइंट से पता चल, और ऊपर से हम लोग एक इक्विटी को एक इक्विटी नहीं दे रहे हैं, यहाँ रेशियो बदल रहा है। हाँ, क्योंकि नॉर्मली अमालगमेशन में, मर्जर में तो क्या होता है, जितने इक्विटी उनको इक्विटी देके कहानी खत्म। वो तो एक ही कंपनी के पार्ट बन जाते हैं ना, ए और बी दोनों मिलके क्या बन जाएगा? AB। तो उनमें तो जितना इक्विटी ए का था वही AB में रहेंगे, जितने बी के थे वही तो AB में रहेंगे ना। उसमें कैसे चेंज कर सकते हो आप परसेंटेज? ठीक है, तो पहला पॉइंट से भी समझ में आता है, या फिर पॉइंट नंबर 5 से समझ में आता है कि इन्वेंट्री इन ट्रेड एंड डेटर्स आर टू बी टेकन ओवर एट 5% लेसर देन देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में नहीं लेके जा रहा,
और एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में क्या होता है, सब कुछ बुक वैल्यू में होता है, सो इट इज इन द नेचर ऑफ परचेज। नहीं, ये यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बोल सकता था, एज्यूम करो इन द नेचर ऑफ मर्जर, फिर अकाउंटिंग करो, फिर क्या कर लेता। नहीं, यदि पॉइंट नंबर 5 नहीं बोलता और बोलता इन द नेचर ऑफ मर्जर मान के ही आप अकाउंटिंग करो, फिर आप क्या कर लेते, फिर तो करना ही पड़ता तुमको मर्जर मान के। मर्जर मतलब दोनों एक साथ होता है। इन्हें तो बोले P लिमिटेड विल एब्जॉर्ब Q, मतलब P लिमिटेड Q को खा रहा है। मर्जर का लिटरल मीनिंग मत जाओ, मर्जर का लिटरल मीनिंग हो गया ये कि दोनों मर्ज होता है। ऐसे तो एमालगमेशन का मतलब दोनों मिलना, बट ये तो दोनों मिल नहीं रहा है, खरीद रहा है, तुम बोलेगा तो एमालगमेशन। हाँ, क्यू का आइडेंटिटी थोड़ी खत्म हो जाएगा, क्या पता क्यू अपना बिजनेस कर ही रहा है, पी लिमिटेड ने क्यू को खरीदा और क्यू का बिजनेस कंटिन्यू रह रहा है। Whereas in case of in the nature of merger जो होता है, amalgamation in the nature of merger पुराने बिजनेस का आइडेंटिटी खत्म करके जो नया वाला है वो कंटिन्यू करता है ना। इन द नेचर ऑफ परचेज जरूरी नहीं है पुराने बिजनेस की आइडेंटिटी खत्म कर दे या फिर पुराने बिजनेस को कंटिन्यू करे। हाँ कर सकते हैं, बट जरूरी थोड़ी है। मर्जर में तो कंटिन्यू होना ही पड़ेगा, लेकिन पुराना खत्म करना पड़ेगा। लेकिन परचेज के केस में जरूरी नहीं है ना पुराने वाले को पूरा का पूरा फिनिश करें, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, बट अपने को तो उस 5 पॉइंट को दिमाग में रखना है, तब जाके पता चलेगा इन द नेचर ऑफ मर्जर है या फिर इन द नेचर ऑफ परचेज है। अब यहाँ पे ये कुछ काम करना है पहले। इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड 2 चीज चाहिए, क्या चाहिए, एक तो परचेज कंसिडरेशन, उसके बाद में गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो सबसे पहले मुझे परचेज कंसिडरेशन बताओ, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन इलस्ट्रेशन नंबर 10 में। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पे आपने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रहे हो आप, क्यू लिमिटेड के 10% प्रेफरेंस शेयर्स को पी लिमिटेड अपना 10% प्रेफरेंस शेयर्स देगा, 10% प्रेफरेंस शेयर्स देगा। कितने रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स था क्यू लिमिटेड का, 1 लाख, उसको 10% डिस्काउंट यानी 90,000 रुपीज, 90,000 के प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे। और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हो गए, 900 प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जितने क्यू लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट। क्यू लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स है 1 लाख, उनको 10% कम पे करेंगे, मतलब 90,000 पे करना है बाय इशूइंग आवर शेयर्स जो फेस वैल्यू पे, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 100, तो पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अपने को इशू करना है। तो 900। देन क्या था, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर्स देंगे, कितने के बदले कितना, 6 के बदले में 8। तो क्यू लिमिटेड के कितने इक्विटी शेयर्स है, 30,000 फॉर एवरी 6 8 विल बी गिवन। कितने रुपए में इश्यू करेंगे, फोल्ड। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो गया, 40,000 इक्विटी शेयर्स। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन आ गया 4,90,000।
ये चीज क्लियर है? कोई शक इसमें? ठीक है, बाकी रहा गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व जर्नल जब हमें करना है तो जर्नल में ही निकल जाएगा। उससे पहले कुछ कुछ काम करने बोला मेरे को। इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड जर्नल क्या करने बोला? 15% बुक वैल्यू से ज्यादा कर दो। पीपीई का वैल्यू बढ़ाना है दोनों कंपनी का, तो हम लोग को तो जर्नल पी का दिखाना है। तो पी का पीपी का वैल्यू, पीपी के अंदर क्या क्या था? नॉर्मल पीपी है, पी का पीपी का वैल्यू है 7 लाख, उसको 15% इंक्रीज करना है, तो कितना हो गया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू क्रेडिट किस में करेंगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन कैसे? नुकसान थोड़ी है। दिस इज नॉट अ रिकंस्ट्रक्शन, दिस इज रीवैल्यूएशन। क्वेश्चन वर्ड यूज कर रीवैल्यूएशन। कम आता तो तुम्हारा क्या होता? रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होता। क्या चीज? कैसे 8,05,000? 7 लाख से 15% बढ़ाना है, तो हम तो 15% का एंट्री करेगा। 7 लाख तो ऑलरेडी बुक्स में है, 1,05,000 से इंक्रीज कर दे, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें 8,05,000 आ जाएगा। Being PP revalued at 15% above book value। उसके बाद कुछ और बोला था, एक तो ये काम करने बोला, दूसरा क्या काम करने बोला? अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन से पहले 10% इक्विटी डिविडेंड। कितना हो जाएगा? इक्विटी शेयर है पी लिमिटेड का 6 लाख, 60,000 का डिविडेंड देना है। यस, अब डिविडेंड तो क्या हो गया? प्रॉफिट से बटेगा मेरा। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या हालत है हमारा? कुछ लिखा नहीं है इसका बाइफर्केशन, मतलब हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस ही यूज करना पड़ेगा। अकाउंट का नाम रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट 60,000 to equity shareholder account, being dividend due अब इसको क्या करेंगे? पे कर देंगे। अब क्या करेगा? अब अपन पे कर देगा। पे करेगा तो एंट्री क्या होगा? कैश से पे नहीं करते अपन, डिविडेंड्स वगैरह डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है। Being dividend paid, राइट? जो क्वेश्चन ने बोला वो कर दिया। अब ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगा? बिजनेस खरीद रहा है। कितना इजी है अमालगमेशन। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड। कितना परचेज कंसिडरेशन निकाला हमने? 4,90,000। 4,90,000 परचेज कंसिडरेशन ड्यू कर दिया हमने। परचेज कंसिडरेशन ड्यू। अब क्या करना है? गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना है, तो सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेके आ रहे हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस है।
इन्वेंट्री और डेटर्स को कम वैल्यू पे लेके आएगा। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 का क्या करोगे? ये कब करेंगे मतलब? लगता है ये तो उसके बाद यस, ये ट्रांसफरी कंपनी खरीदने के बाद का काम है। ट्रांसफरी कंपनी एक बार ट्रांसफरर कंपनी को खरीद लेगा, अपने बुक्स में अकाउंट फॉर कर लेगा, उसके बाद का काम होता है ये। क्योंकि जब तक उसको अपने बुक्स में लाएगा ही नहीं, उसको हटाएगा कैसे या पे कैसे करेगा? सिमिलरली यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है? मतलब जो ट्रांसफरी कंपनी है वो ट्रांसफरर कंपनी का खर्चा बियर कर रहा है, मतलब इन शॉर्ट इट इज एन एक्स्ट्रा पेमेंट। तो गुडविल आ जाएगा ये, और म्यूचुअल ओइंग्स तो सब बाद का बात। तो अभी क्या करना है? इन्वेंट्री और डेटर्स पे ध्यान रखना, 5% कम पे लेके आएगा और पीपीई 15% ज्यादा वैल्यू पे लेके आएगा। बोथ द कंपनीज क्या चीज? मतलब जो जर्नल पड़ेगा ये एग्रीमेंट में आएगा, लेकिन डिबेंचर वाला बुक में यस, डिबेंचर वाला बुक वैल्यू में आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? पीपी अकाउंट डेबिट क्या क्या लेके आएगा? कितना था पीपी? क्यू लिमिटेड का क्या बोल रहे हो बाबू? क्यू लिमिटेड का 2,50,000 हम तो खरीद रहे हैं ना, वो एंट्री हो रहा है अभी। मत घबराओ, कॉलेज का एग्जाम अच्छा होगा। कोई बात नहीं। इन्वेंट्री पीपी का काम हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 80,000 पे आएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 80,000। इन्वेंट्री कितने में लेके आएगा? 5% लेस। 3,20,000 माइनस 5%, 3,04,000। और क्या है? ये भी आ गया। ट्रेड रिसीवेबल्स 2,10,000, उसको भी लेस। 1 लाख। $199,500। ठीक है। उसके बाद कितना? मुझे पता था इसमें मिस्टेक करोगे। इसीलिए स्टोरी याद रखना जरूरी है। स्टार्टिंग के पैरा में बोला बोथ द कंपनीज आर टू पे 10% इक्विटी डिविडेंड। इसका मतलब क्यू लिमिटेड ने भी तो डिविडेंड दिया होगा अपने इक्विटी शेयर होल्डर को। 3 लाख का 10% बोले तो 30,000 इन्होंने पे किया होगा इक्विटी डिविडेंड। किससे पे किया होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। तो सिर्फ 10,000 ही बचा है, तो सिर्फ 10,000 आएगा। देयर कम्स द सिली मिस्टेक। भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखने का, भूलने का नहीं। यहां तक किया। अब लाइबिलिटीज। टू 12% डिबेंचर से क्या? कितना? क्यों? हम कितने रुपए में लेके आ रहे हैं? 12% debentures of Q Limited are to be paid at 8% premium। 8% प्रीमियम में पे करेंगे। वो तो खुद का कंपनी में लाएंगे, बट खुद का कंपनी में कितना रुपए का लाइबिलिटी एज्यूम करके लेके आ रहे हैं? पहले से पता है कि 8% प्रीमियम पे करना है,
तो जितना एग्रीड वैल्यू है वहीं पे तो रिकॉर्डिंग होगा। 1,62,000 करेक्ट। लाएगा प्रीमियम में पे करेगा डिस्काउंट। 162 के अगेंस्ट में जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करना है ना, वो डिस्काउंट वैल्यू में इशू कर रहा है डिबेंचर्स। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड निकालने के लिए तुम लोग क्या करोगे, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना इशू करना है पी लिमिटेड को, वो निकालने के लिए डेटा। लेकिन पी लिमिटेड को तो अभी से पता है कि मैं क्यू लिमिटेड को कितने रुपए में लेके आ रहा हूँ डिबेंचर्स, 1,62,000 एट एग्रीड वैल्यू। हाँ, और क्या है लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल्स कितना, ये तुम लोगों ने अलग अलग नहीं बताया मेरे को। इधर में ट्रेड रिसीवेबल्स में भी अलग अलग था, डेटर और बिल्स रिसीवेबल, सब गड़बड़ी करता है। यहाँ पे कितना मिस्टेक करेगा, क्यों इम्पैक्ट नहीं होगा, क्या चीज, डेटर को 5% कम पे लाने बोला है, बिल्स रिसीवेबल को नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला था, डेटर्स आर टू बी टेकन ओवर एट 5% लेसर देन बुक वैल्यू, ऐसे नहीं लिखा था कि ट्रेड रिसीवेबल्स आर टू बी टेकन एट। आई बात समझ में। तो डेटर्स कितने हैं तुम्हारे, 190 माइनस 5%, ध्यान रखना, मार्क करके रखना इसको, ऐसा सिली मिस्टेक एग्जाम में भी हो सकता है। 180 500, बिल्स रिसीवेबल कितना था, तो उतना ही रहेगा। ट्रेड पेबल्स में भी दो चीजें क्या क्या है, क्रेडिटर्स कितने के, 125 एंड 25, 125 एंड 25, अलग अलग नहीं दिखाओगे तो म्यूचुअल होल्डिंग्स कैंसिल कैसे करोगे। और क्या क्या लाइबिलिटीज अपन लेके आए, ये डन 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 डन। और कुछ है कि मैं तो वही चेक कर रहा हूँ, सारा काम हो गया, हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हो गया, ठीक है, इतना ही है। टू बिजनेस परचेज, कितना सामान लेके आ रहा है एट द रेट 4,90,000 में, क्या है, फायदा हुआ है या ना नुकसान हुआ है, कैलकुलेट करके बताओ, गुडविल आ रहा है या कैपिटल रिजर्व आ रहा है। आपका गुडविल आ रहा है ना, कैपिटल रिजर्व आ रहा है, अलग अलग कर दिया ना। ट्रेड पेबल्स में दो चीज है, एक क्रेडिटर है और एक बिल्स पेबल है, तो दोनों को अलग से क्रेडिट करोगे ना। देखो एक दो जगह सिली मिस्टेक होने का चांसेस था, एक यहाँ सिली मिस्टेक हो सकता था, एक डेटर्स में, ठीक है, वही इसीलिए कैश एट बैंक में कर दिया वो, ठीक है, और फिर इसको आप अलग अलग नहीं करते, यहाँ मिस्टेक हो सकता है। टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर कितना, 80,000 being assets and liabilities incorporated at agreed value, अब क्या करना है, लिक्विडेटर को पेमेंट कर देगा अपन, लिक्विडेटर ऑफ
लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्या क्या दे रहे हैं अपन इसको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स? 4 लाख। अरे भाई ऐसे क्यों बोलते हो तुम लोग? उसका नाम क्या था? 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कितना? 90,000 से लिक्विडेटर को देना है 4,90,000। देन कितने का? 4 लाख हो गया कहानी। being liquidator account settled, क्या चीज? लोग ही होता है, हमारे तक नहीं आता बेचारा। लिक्विडेटर को पे कर दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? म्यूचुअल ओइंग्स को कैंसिल कर दो, डिबेंचर्स वाला काम कर दो, एक्सपेंस वाला काम एक एक करके पॉइंट करेगा। क्या बोला? डिबेंचर्स 12% डिबेंचर्स ऑफ क्यू लिमिटेड को हम लोग क्या करेगा? अपना डिबेंचर्स दे देगा। 12% डिबेंचर्स ऑफ क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना रुपीस में लेके आए थे अपन? 162,500। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना देना पड़ेगा? 162,500। और जितने डिबेंचर इशू करेंगे डिस्काउंट में इशू करेंगे 10%। पी लिमिटेड के डिबेंचर्स का वैल्यू क्या था? कुछ नहीं बोला तो 100 रुपए फेस वैल्यू, कुछ नहीं बोलता है तो 100 रुपए फेस वैल्यू होता है डिबेंचर का। तो 10% डिस्काउंट यानी डिवाइडेड बाय 90, 162,500 डिवाइडेड बाय 90, तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स? यहाँ तो डेसिमल्स में आ रहा है। अच्छा 162 है, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ रहे हैं? टू 12% डिबेंचर कितना? 1800 इंटू, यस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। आपको टोटल पे करना है 1,62,000 और हर एक के लिए 90 रुपीज का एक एक डिबेंचर्स देंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना? 1800। तो बुक्स में तो फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे लायबिलिटी को 1800 इंटू 100, तो आपका क्या आ गया? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बीइंग 12% debenture allotted at 10% discount to the debenture holder of Q Limited. What is your next point? Mutual wings, sundry creditor of Q Limited debit to debtor of P Limited। कितने का म्यूचुअल विंग्स है? 10,000। वो कैंसल। Being mutual wings cancelled। एक कोई लिक्विडेशन एक्सपेंस का भी तो पॉइंट था ना? क्या है? गुडविल टू बैंक या कैश, जो भी बैंक ही रहे। गुडविल
बिकॉज हमारे बुक्स में हम इसको एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, हम क्या मानेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ द गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना एक्सपेंसेस था इतना जल्दी, बीइंग, अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बोला था, बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस reimbursed। अब एक तरफ तुम्हारे पास कैपिटल रिजर्व है और एक तरफ तुम्हारे पास गुडविल है, फायदा हुआ था ना, परचेज कंसिडरेशन से प्रॉफिट हुआ था ना 80 और गुडविल 30, तो नेट बिजनेस से, बिजनेस को खरीदने में तो हमारा 50,000 का ही प्रॉफिट हुआ। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 30,000 being goodwill adjusted against capital reserve। इस तरीके से आपका सारा काम हो गया, ट्रांसफर का बुक्स में एंट्री कर दिया। अब इसी का इम्पैक्ट आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। बैलेंस शीट में क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन हम बना चुके थे, बैलेंस शीट एग्जाम में आएगा तो क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, ये जो 8 लाख शेयर कैपिटल है ये बदल जाएगा क्योंकि नोट्स नंबर में जाना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख तो था ही, और कितने इक्विटी शेयर इश्यू किए, 4 लाख, 4 लाख, तो ये हो जाएगा 10 लाख। प्रेफरेंशियल 2 लाख था, 90,000 और उनको दिया तो 2,90,000, तो ये हो जाएगा 12 लाख 90,000। क्लियर है। डिवेंचर्स 2 लाख प्लस 1,80,000, 162 1800, तो 1,80,000 था ना। हाँ 180 आया ना, क्या चीज, हाँ कर सकता है, एसपीआर होता तो एसपीआर कर सकता, कैपिटल रिजर्व से भी कर सकता, तो वहां से राइट ऑफ कर देगा बैलेंस शीट में। ये हो गया। डिबेंचर्स में क्या हो जाएगा, इधर प्लस 1,80,000, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 3,80,000। तो पी लिमिटेड का ये शॉर्टेड है शेयर कैपिटल क्या होने वाला है, एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होने वाला है, रिजर्व एंड सरप्लस। उसका खुद का 3 लाख था, इसमें एक आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, कितना रुपए का 50,000 माइनस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, हाँ डिविडेंड भी माइनस होगा। 50,000 तो एक तो कैपिटल रिजर्व वाला आ गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना था वो हट जाएगा, एंड इसने डिविडेंड भी तो दिया था रिजर्व एंड सरप्लस में से 60,000 का, तो वो माइनस हो जाएगा। क्या चीज माइनस में कैसे जाएगा, 3 लाख प्लस 50,000 माइनस 18,000 माइनस 60,000, तो रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया। ट्रेड पेबल्स में 2,50,000 प्लस कितना, वो एज इट इज ही था, क्रेडिटर्स नहीं म्यूचुअल लोन्स कैंसिल हुआ है, तो 250 प्लस 1,50,000 माइनस 10,000 का म्यूचुअल लोन्स कैंसिल। हाँ नोट्स टू अकाउंट्स बाइफर्केशन दिखाना पड़ेगा आपको, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बाइफर्केशन दिखाना पड़ेगा। 2,20,000 प्लस 125 माइनस 10 और इधर 30 प्लस 25, इस तरीके से वैल्यू आएगा। पूरा क्रेडिटर ही तो अपन लेके आ गए उसके, और फिर म्यूचुअल लोन्स को कैंसिल किया था ना। वो तो भाई डेटर्स पे था, क्रेडिटर्स को थोड़ी कम में लेके आएंगे,
ठीक है यहाँ तक। तो इस तरीके से मेरा ट्रेड पेबल्स वाला बनेगा। टीपी था 7 लाख, हमने इसको अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस में एक चीज छोड़ दिया तुम लोगों ने, रीवैल्यूएशन रिजर्व बोल के आया था जर्नल एंट्री में। हाँ 1,05,000 रीवैल्यूएशन रिजर्व बोल के आएगा। एवरीथिंग यदि जर्नल सामने है तो आपको याद भी आ जाएगा कि क्या चीज मिस आउट की है, क्योंकि डबल इम्पैक्ट हर चीज का होना पड़ेगा। हाँ कि उतना डिफरेंस है तो क्या चीज का है। अब तुम्हारे पास पीपी है, पीपी 7 लाख प्लस 1,05,000 रीवैल्यू किया, प्लस सामने वाले को खरीद के लेके आए कितने रुपए में 287,500 287,500 तो 287,500 ऐड हो जाएगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 80,000 प्लस 80,000 हो जाएगा। इन्वेंट्रीज 2,40,000 प्लस हम हमारे बिजनेस में कितने में लेके आए 3,04,000 तो 3,04,000 ऐड हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स 420 प्लस उसका वाला ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे बुक्स में कितने में आया था 180,500 प्लस 20,000 2,05,500। बट जब इसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे ट्रेड रिसीवेबल्स का तब क्या होगा 3,60,000 प्लस 190 माइनस कितना कम में लेके आए थे, मतलब इसको 190 प्लस मत करना, कितना प्लस करेंगे 180,500 और ये एज इट इज तुम्हारा प्लस 20 हो जाएगा। उसके बाद इसका कहानी हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डिविडेंड पे किया था माइनस 60,000। उस कंपनी ने भी तो अपना डिविडेंड पे किया था 60 पे किया था ना। 1,10,000 में 60 तो पहले माइनस गया, फिर और कितना आया और रिम्बर्स कर दिया था हमने लिक्विडेशन एक्सपेंस, तब जाके तुम्हारा फाइनल कैश एंड बैंक का बैलेंस आएगा और आपका बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। हाँ तो बैंक गुडविल तो कैपिटल रिजर्व से माइनस हो गया ऊपर में, लेकिन बैंक तो गया ही, बैंक तो गया ना तुम्हारा है। मर्जर्स वाला क्वाइट इजी, प्लस 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 करते जाओ और दो ही एडजस्टमेंट ध्यान में रखना होता है, एक अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व एंड अमालगमेशन। हाँ आई होप नंबर 10 का बैलेंस शीट ड्राफ्ट हो जाएगा आप लोग से। ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से एक बार प्ले करना, पीछे जाना, सुन लेना क्या क्या बोला, क्या किससे प्लस होगा क्या किससे माइनस होगा। भैया एक बात सुनने को है, भैया नीचे गया ना, एक बात सुनने को है, आप रेंट दे रहे हैं ना 70। Now let's see illustration number 11. The financial position of two companies, Hari Limited and Bio Limited, as at 31st of March दिया हुआ है अपने को, सारा कहानी बताया हुआ है। इस कहानी से अमालगमेशन से मतलब नहीं है, नीचे से शुरू होता है क्वेश्चन असली। हरी लिमिटेड एब्जॉर्ब्स वायु लिमिटेड, और हरी लिमिटेड वायु लिमिटेड को खरीद रहा है। हरी लिमिटेड इज ट्रांसफरी कंपनी, वेयर इज वायु लिमिटेड इज अ ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, अब खरीद रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या है ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है या इन द नेचर ऑफ परचेज है? पहले पॉइंट में बोला 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ हरी लिमिटेड। ठीक है, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हरी लिमिटेड खरीद रहा है, तो वायु लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर्स कितना था? 1 लाख, उसको 10% प्रीमियम में देंगे, मतलब 1,10,000।
ठीक है, 1,10,000 का 9% प्रेफरेंशियल दे देगा उसको। गुडविल ऑफ वायु लिमिटेड इज वैल्यूड एट 50,000, बिल्डिंग्स आर वैल्यूड एट दिस एंड मशीनरी एट दिस। ओहो, ये सारा कहानी बोल दिया, इसका मतलब तो पक्का अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा। यस, इन्वेंटरी टू बी टेकन ओवर एट 10% लेस। अब तो यहाँ पे तो क्या हो गया, बार्गेनिंग स्टार्ट हो गया। जहां बार्गेनिंग चालू मतलब खरीद है, परचेज है। एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं है। गुडविल को कितने पे कर देगा, 50,000। 50,000 गुडविल को काट के कर देता हूं मैं वायु लिमिटेड में 50,000। देन बिल्डिंग आर वैल्यूड एट 1,50,000, तो बिल्डिंग को कर देता हूं 1,50,000। एक तरफ साइड में रखते हैं परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगा अपना, 9% प्रेफरेंशियल इशू करना पड़ेगा, कितना रुपए का, 9% प्रेफरेंशियल देंगे हम लोग। हरी लिमिटेड वायु लिमिटेड को 9% प्रेफरेंशियल देगा, कितना रुपए का, 1,10,000 का। प्रेफरेंस का काम हो गया। अब इक्विटी देखना है सिर्फ, उसको क्या मिलेगा, तो परचेज कंसिडरेशन निकल जाएगा। देन मशीनरी को वैल्यू करना है 1,60,000, तो काट के 150 को कर देता है 160। इन्वेंट्री टू बी टेकन ओवर एट 10% लेस, इन्वेंट्री को 10% कम कर दो, तो इन्वेंट्री का वैल्यू तो 1,75,000, उसमें से 10% माइनस कर देंगे, 157,500 में लेके जाएगा। डेटर्स को उतने पे ही लेके जाएगा, लेकिन अलग से एक लाइबिलिटी आ जाएगा, क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बोल के क्रिएट करना पड़ेगा। पीडीडी क्रिएट करेंगे 7.5%, तो लाइबिलिटी साइड में आप लोग लिख के रखना, करंट लाइबिलिटी में, या फिर डेटर्स लेस पीडीडी करके करेंगे। जब जर्नल एंट्री पास करोगे तो जर्नल एंट्री में पीडीडी को क्रेडिट करना है। जर्नल एंट्री में डेटर्स जो है वो ग्रॉस वैल्यू पे आएंगे और पीडीडी क्रेडिट होके आएगा। क्लियर है ये चीज। पीडीडी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 70, तो माइनस 7,500 एक तरह से अज्यूम कर लेता हूं। और क्या होने वाला है, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बायो लिमिटेड विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर्स एट द रेट 5% प्रीमियम। पता माजी सटकली, यही पे नेसेसरी इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं भाई, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बायो लिमिटेड विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर्स एट 5% प्रीमियम। कर लेना, पुराना बुक है तो ठीक कर लेना। अब प्रॉब्लम ये है कि इक्विटी शेयर्स को देना कितना है, इसका मतलब वी हैव टू सी कि हम लोग का परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए यहाँ पे नेट एसेट मेथड को बोला गया। नेसेसरी, एक क्वेश्चन याद करो, नेट एसेट्स निकाला था, उसमें से प्रेफरेंस को जितना दे दिया था हटा दिया, तो हमने निकाला इक्विटी का इतना है। कैश बैलेंस निकाला था ना, सिमिलरली ये भी उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। अब यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, राइट, नेट एसेट मेथड फोकस रखना है ना, इसीलिए। तो नेसेसरी इक्विटी शेयर्स का मतलब पहले तुम लोग निकालो कि तुम कितना नेट एसेट्स लेके आ रहे हो बिजनेस में। तो वायु लिमिटेड का लाइबिलिटीज में रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड है, कुछ नहीं बोला तो बुक वैल्यू पे लेके आएगा। पहले एसेट्स का बात करता है, एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें दो चीज है, 1,50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग, 1,60,000 का प्लांट एंड मशीनरी। तो 17 कितना हो गया, 150 प्लस 160, 3,10,000 का तो ये हो गया। क्लियर है। अरे देखो राजा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 11, परचेज कंसिडरेशन निकालने से पहले हम लोग को क्या चाहिए, नेट एसेट्स कितना रुपए का लिखा, यानी नेटवर्थ ऑफ द कंपनी चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ वायु लिमिटेड, इंट्रिंसिक वैल्यू दिया हुआ होता तो बहुत इजी हो जाता, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, तो नेटवर्थ निकल जाता। बट यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, और मार्केट वैल्यू नहीं दे रखा, देन वी हैव टू कंसीडर बुक वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग कितने में, एक एक करके बताना मुझे। 1,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 160। देन नेक्स्ट आइटम एसेट साइड में पीपी का काम हो गया, इनटेंजिबल एसेट्स
25,000 का चीज 50,000 में लेके जाएंगे, तो गुडविल 50,000। एसेट्स में इसका भी काम हो गया, इसका काम हो गया। इन्वेंट्री को तो बोला ही 157,500। इन्वेंटरीज 157,500। देखो बैलेंस शीट को ऐसे पेपर में भी काटना, तब जाके काम होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख का, तो भैया कम में नहीं लेके जाएगा। जब पीडीडी दिखाएंगे माइनस में दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कुछ नहीं बोला, तो उतने में ही। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 20,000। ऐसा थोड़ी बोला कैश नहीं लेके जाएगा, तो मतलब एट बुक वैल्यू लेके जाएगा। फिर माइनस पीडीडी, कितना था पीडीडी? 7,500। लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। अब लाइबिलिटी साइड में है नीचे क्वेश्चन एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला। अब देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में नोट नंबर 3 रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड, यानी एक लाइबिलिटी है। कुछ नहीं बोला तो लेके जाना पड़ेगा, मतलब वो लेके ही जा रहा होगा। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड कितना रुपए का? लाइबिलिटी। ये भी हो गया एक मेरा पार्ट। अब ट्रेड पेबल सीधा 80,000, कुछ बोला ही नहीं। ट्रेड पेबल्स 80,000, ये कहानी भी खत्म, लाइबिलिटी पार्ट खत्म। यस, तो कितना आया? 2,20,000। 2,20,000 माइनस इसमें से 9% प्रेफरेंशियल दे रहे हैं ना अपन। नाइन परसेंट प्रेफरेंशियर्स 1,10,000। बचेगा कितना? 1,10,000 बाय इशू ऑफ क्या चीज? कोई मिस्टेक हुआ तो चेक कर लो एक बार टोटलिंग में। 1,50,000, 160, 50, 157,500, 1,20,000 minus 7,500 minus 20,000 minus 80,000। वेरी बैड। 5,30,000। तो 1,10 गया तो कितना? 4,20,000 का इक्विटी शेयर्स इशू करना पड़ेगा। फेस वैल्यू क्या है इक्विटी शेयर्स का? एट 5% प्रीमियम करना है। Therefore, number of equity share issued by Hari Limited कितना होगा? 4,20,000। 10.5% प्रीमियम पे देना है। तो इशू प्राइस समझे? अरे 10 रुपए फेस वैल्यू है उसके शेयर्स का, तो 5% प्रीमियम तो 5% तो 50 पैसा होता है 10 रुपए का। तो इशू प्राइस पे ही करते हैं हम लोग हमेशा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालने के लिए। हाँ, वो गलती हो जाता है, एग्जाम में भी होता है। 40,000 आया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, तो मेरा टोटल परचेज कंसिडरेशन इज 5,30,000। 1,10 4,20 5,30,000 इज द परचेज कंसिडरेशन। और नंबर कितना इशू करना वो पता चल गया। सबसे पहले बिजनेस परचेज अकाउंट क्या करना है, किसके बुक्स में एंट्री करना है? नेसेसरी वायु को क्लोज करना है। And acquisition entries in the books of Hari Limited. Also draft the balance sheet. Very good.
क्लोज करेंगे तो क्या करोगे, सबसे पहले बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे सारा एसेट्स एंड सारा लाइबिलिटीज, बिकॉज वो सब कुछ ही लेके जा रहा है। चलो एक एक करके पहले क्लोज करते हैं, देन जर्नल एंट्रीज करेंगे। मैनेजेबल नहीं, बट स्टिल साथ में कर ले क्या, लेजर और जर्नल साथ में करते हैं, बैलेंस शीट आप कर लेना। In the books of Vayu Limited, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, सारा एसेट्स आ जाएगा, टू सन्ड्री एसेट्स बोल के एक एक करके क्या ही दिखाएंगे, सब एसेट्स को बुक वैल्यू पे लेके आ जाओ। टोटल क्या एसेट साइड का 5,70,000 बाय सन्ड्री। ये कब करते पता है, जब सारा का सारा एसेट्स लायबिलिटीज वो लेके जा रहे हो, नौटंकी नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें से कुछ भी छोड़ दे तो फिर सारा दिखाना पड़ता है कौन सा लेके जा रहा है। जब वो सारा एसेट्स लेके जा रहा है तो सन्ड्री एसेट्स डाल दिया, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज कितना 5,70,000। 1,00,000। अब फिर वो जितना भी लेके जा रहा है तो क्या करेगा हम लोग, एंट्री उससे पैसा लेना है। हरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिजनेस परचेज यहाँ नहीं आएगा, ये तो खत्म हो रहा है। हरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अब सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज उसको दे देंगे ना, तो उससे पैसा लेना है बाय हरी लिमिटेड। कितना रुपीज था परचेज कंसिडरेशन हमने निकाला था, 5,30,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% प्रीमियम में पे कर रहे हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 10,000, 1,00,000 का 1,10,000 में ले रहा है, और रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस। अब बाकी बचा हुआ इट्स अ प्रॉफिट फॉर रियलाइजेशन, तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास मिलेगा टू इक्विटी शेयर होल्डर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अभी आपने देख सकते हो कि प्रॉफिट कैसे हुआ, 4,20,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो आप, ठीक है। आपके बुक्स में इक्विटी शेयर्स थे कितने, जो कंपनी खत्म हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो पक्का फायदा हो रहा होगा तुमको, कुछ ना कुछ पक्का ही फायदा हो रहा है। और नहीं, इससे भी नहीं पकड़ सकते तो मेन फायदा तुम्हारा ये है। आ जाएगा, अभी धीरे धीरे आ जाएगा ये बैलेंसिंग। किसको, कौन कौन चेहरा तो बोलो, कौन अंदर 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 तो बैठे ना, बैठना बोलो अंकल के वहां पे, अंकल ठीक है। मेरा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कितना आया, 50,000, ठीक है। पहला काम, फिर एक नया अकाउंट आ गया मेरे पास, हरी लिमिटेड टू रियलाइजेशन। हरी लिमिटेड से लेना है 5,30,000, क्या मिल रहा है, बाय 9% प्रेफरेंस शेयर्स इन हरी, अमाउंट था 1,10,000, बाय इक्विटी शेयर्स इन हरी 4,20,000,
हरी लिमिटेड का कहानी खत्म। हमारे बुक्स में ओल्ड कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स का नाम क्या था? 9% ही था, 10% था। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट by balance brought down 1 lakh to preference shareholder 1 lakh। प्रेफरेंस शेयर्स का अकाउंट भी बंद कर दिया हमने, तो बैलेंस शीट में और क्या रह गया? क्या क्या रह गया हमारे पास में? ये खत्म हो गया ओल्ड कंपनी का, ये खत्म, बाकी सारे फिनिश, ये फिनिश, ये फिनिश। प्रेफरेंस को खत्म कर दिया। जनरल रिजर्व एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनेगा। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 3 लाख का। जनरल रिजर्व भी इधर ट्रांसफर कर दो। जनरल रिजर्व कितना है? 70,000। क्या चीज? हाँ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। जनरल रिजर्व इज ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को बंद करोगे तो डेबिट करना होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मिलना तो इक्विटी वालों को है रिजर्व, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड में आया बाय जनरल रिजर्व। हाँ, वो प्रैक्टिस, दैट विल नीड प्रैक्टिस। तो इक्विटी शेयर होल्डर को 3,70,000 मिलना है। अब बारी आएगा किसका? हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। जनरल रिजर्व को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करके आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर होल्डर में भी डाल सकते थे। अब देखो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में क्या क्या आया। बाई इक्विटी शेयर कैपिटल से 3,70,000, बाई रियलाइजेशन अकाउंट से कितना? 50,000 to equity shares in हरी लिमिटेड 4,20,000 का। खत्म। In this way we close the books of transferor company। लास्ट में इक्विटी शेयर में होल्डर मैच। बस एक बार बैलेंस शीट से चेक कर लेना क्या सारे लेजर अकाउंट्स क्लोज कर दिए क्या आपने? इफ सारे जितने भी बैलेंस शीट में नाम आ रहा था सबको आपने डेबिट क्रेडिट करके कहानी खत्म कर दिया, मतलब एवरीथिंग इज डन परफेक्टली, कुछ नहीं छूटा। एंड स्पीड कंटिन्यूअस क्वेश्चंस करके आते हैं, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करके स्पीड नहीं आएगा। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, इन्हीं क्वेश्चंस को वापस करोगे, थोड़ा सा पहली बार लैग करोगे, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आपको टाइमर लेके बैठना पड़ेगा। I have to do this question in this much minutes within this parameters, तभी जाके आपसे क्वेश्चंस होगा और एग्जाम में प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर पाओगे। आपको अपने आप को प्रेशराइज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हम सबसे ज्यादा प्रेशर्ड रहते हैं, इसलिए हमारा दिमाग काम नहीं करता। तो घर पे भी यदि उस प्रेशर को फील कर लोगे तो हो जाएगा, एग्जाम में भी दिमाग काम करेगा। फिर अभी तो क्या है, ट्रांसफरी का बुक्स में भी एंट्री करना है। जर्नल, हाँ वही अकाउंट नहीं, जर्नल ही तो बोल रहा है, अकाउंटिंग करना है। So in the books of Hari Limited, journal, in the books of
हरी लिमिटेड, सबसे पहले क्या करेगा ट्रांसफरी कंपनी, बिजनेस परचेज, बिजनेस खरीदेगा वो टू लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड, 5,30,000 या फिर बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू, एक बार में पे कर दें, जैसा आप बोलो। लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू प्रिफरेंशियल कैपिटल, क्या बोला? लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड, नॉट वायु। वायु अस्त्र में है तो दोनों वायु अस्त्र नहीं है, अग्नि अस्त्र, जल अस्त्र, वानर अस्त्र। देखा नहीं क्या? मत देखो, देखो ये देखो, देखा है? टीवी में देखने का आया। अच्छा लगता है। 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितना? अरे 10 तो उसका था, 1,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, यही मिस्टेक करके आते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स निकाला भी था 40,000 और कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट या डेबिट होता है। बाकी 20,000 देना है ना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 20,000, 5,30,000 being purchase consideration settled। अभी तो सब कुछ कर रखा है ऊपर में, वर्किंग नोट जो बनाया था उसी को यहाँ पे जर्नल एंट्री में लिखना है फिर से, नथिंग मोर देन दैट। ये जो था इसी को तो जर्नल एंट्री में लिखना है, ये वाला पार्ट। क्या चीज? ये करना है, देखो ये वाला पार्ट है ना, ऐसे उठा के ऐसे लिख दूंगा मैं वहां पे। ये पावर सिर्फ मेरे पास है, तुम लोग के पास नहीं है। इसको कॉपी पेस्ट अस्त्र बोलते हैं। बस थोड़ा सा एडिटिंग करना है मुझे, तो मैं कर दूंगा। क्रेडिट वाला इधर आ जाएगा, 20,000, 80,000, तो ये मिट जाएगा यहाँ से। टू PDD to retirement gratuity fund to retirement gratuity fund to trade payables to business purchase account 5,30,000। उसके बाद ट्रांसफरी कंपनी के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ कि वो क्या कर रहा है, तो ट्रांसफरी कंपनी का बुक्स में इतना ही अकाउंटिंग एंट्री होगा एंड इसका इम्पैक्ट आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। प्रेफरेंशियल कैपिटल बढ़ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे, उसमें SPR आ जाएगा बस, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज को प्लस माइनस करना है। So with this we have covered all the illustrations of our institute MET। ठीक है, एक और लेक्चर लगेगा जिसमें अपन क्या करेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कवर कर लेगा। नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया अमालगमेशन।
एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, उस प्रोसेस को दिमाग में रखना एंड ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में मत घुसना। एग्जाम में अच्छे से आप फोकस से देखना कि ट्रांसफरर का बुक्स मांगा है या ट्रांसफरी का बुक्स, फिर अपने आप को पिक्चराइज करना कि अच्छा ट्रांसफरर के बुक्स में ये कहानी होता है और ट्रांसफरी के बुक्स में तो सिर्फ परचेज का एंट्रीज आता है और उसके बाद ही होगा जो कहानी होगा, ठीक है, उसको एकदम अच्छे से एनालाइज करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।